हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हील एंड हार्टी हैं, सेफ हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ दी मनी, जो कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर रेलिवेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर रेलिवेंट है। और उसी तरह इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसका जो एवोल्यूशन है यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन के ऊपर स्पेशल वीडियो डाला हुआ है। वो वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि आप उसको देख सको। जो बच्चे कंपटीशन के हिसाब से एवोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, दैट वीडियो विल बी अटैच विथ दिस वीडियो, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। इसके अंदर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द मनी। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। और उसी तरह क्या है कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार जो है अपडेटेड वीडियोस, आपकी जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उसके साथ आपको हेल्प मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। Money is something that serves as a medium of exchange, a unit of accounting and a store of value। देखो, जो मुद्रा है, मनी को हिंदी के अंदर हम मुद्रा कहते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ आज परचेज करनी है तो मनी जो है डेट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने अगर फर्नीचर खरीदना है, मैंने अगर रेफ्रिजरेटर खरीदना है, मैंने अगर एसी खरीदना है, मैंने अगर कपड़े खरीदने हैं, तो मुद्रा देके मैं वो चीज़ें प्राप्त कर सकती हूँ जो मेरी ज़रूरत है। और उसी तरह मनी जो है डेट इज़ ए यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। देखो, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग का अर्थ होता है कि जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो अगर वहाँ पे ये नहीं पता चलता था कि कितने किलो चावल देके मैं गेहूं ले सकती हूँ। यहाँ पे चीज़ें जो है मनी के रूप में मेयर की जाती हैं, मनी के रूप में एक्सप्रेस की जाती हैं, और मनी को हम बड़ी आसानी के साथ जो है स्टोर कर सकते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द सेंस दैट ऑल एग्री टू एक्सेप्ट इट मेकिंग ट्रांजेक्शन। देखो, कोई भी व्यक्ति जो है मनी लेने से बैकआउट नहीं करेगा। अगर मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है तो वहाँ पे अगर मैं उसको पैसे देती हूँ, रुपीज़ देती हूँ, तो वो लेने पड़ेंगे उसको, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मर्चेंट जो है, जो वो चीज़ें बेचते हैं तो उसके बदले में वो मुद्रा प्राप्त करते हैं। हम लोग जो जॉब करते हैं तो उसके बदले में हमारी जो सर्विसेज होती हैं, जो लेबर होती हैं, उसके बदले में हमें मुद्रा के अंदर जो है भुगतान किया जाता है। और यूनिट ऑफ अकाउंटिंग जो है, मनी प्रोवाइड्स ए सिंपल डिवाइस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग दी वैल्यू। अगर मैं कहूँ इस फ्रिज की वैल्यू क्या है, तो अब देखो फ्रिज, अगर क्योंकि बार्टर सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या होता था, कमोडिटी देके हम कमोडिटी लेते थे। अब क्या है कि मनी जो है, मुद्रा देके मैं फ्रिज बाय कर सकती हूँ, तो फ्रिज की कीमत जो है 60,000 है, क्योंकि मुद्रा के रूप में हम उसकी कीमत को एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फर्नीचर? 1000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बैग? 1250। तो जो मुद्रा है उसके अंदर हम उस कमोडिटी की, सर्विसेज की वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। मनी जो है डेट सर्व एज ए स्टोर वैल्यू। देखो, पहले कमोडिटी बार्टर सिस्टम होता था, तो वहाँ पे मनी जो है नहीं होती थी, तो कमोडिटीज को स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। तो यहाँ पे मनी को जो है डेट कुड बी स्टोर्ड। मनी को हम घर के अंदर भी रख सकते हैं, मनी को हम बैंक्स के अंदर भी रख सकते हैं। मनी सर्व एज ए स्टोर वैल्यू डेट अलोज अस टू स्टोर द रिवॉर्ड ऑफ आवर लेबर और बिजनेस इन ए कन्वीनियंट टूल। तो मनी को हम बड़ी आसानी के साथ जो है स्टोर कर सकते हैं अगर हमने फ्यूचर के अंदर यूज करना है। तो जो मनी जो है डेट कुड बी स्टोर्ड ऑल्सो। मनी जो है डेट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेट इज ए यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। मनी ऑल्सो सर्व एज ए स्टोर वैल्यू। ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी देखो क्या चीज़ है, वो चीज़ है जिसको लोग जो है आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडिया के अंदर देखो क्या है कि जो रुपीज़ हमारी करेंसी है, लीगल टेंडर करेंसी है, तो कोई बंदा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मैंने इंडियन रुपीज़ नहीं लेने इंडिया के अंदर। यूएसए के अंदर डॉलर है। तो मनी जो है अगर हमारे पास है तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, पैसे देके हम चीज़ें खरीद सकते हैं, और अगर हमने कुछ सेल करना है तो उसके बदले में हमें मुद्रा प्राप्त हो सकती है। मनी को पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था कि मनी जो है जिसके द्वारा हम चीज़ों का आदान और प्रदान जो है मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। पर मनी जो है डेट इज ऑल्सो मेयर ऑफ वैल्यू, कि जब हम किसी कमोडिटी का जो मूल्य है वो मुद्रा के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अगर जैसे चीज़ आज मैंने खरीद ली
और फ्यूचर में उसका भुगतान करना है, तो मनी कुड बी यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि फ्यूचर के अंदर मैं इसका भुगतान करूंगी। मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा करती है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, और जिसके बेसिस पे हम कमोडिटी और सर्विसेज की वैल्यू को मेयर कर सकते हैं, और जिसके अंदर क्या है कि हम फ्यूचर में भुगतान कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे वी कुड से मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कुड बी स्टोर्ड, मनी के रूप में हम उसका मूल्य लगा सकते हैं, मनी के द्वारा हम फ्यूचर के अंदर भी उसका भुगतान कर सकते हैं। एवोल्यूशन जो है यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ। एवोल्यूशन का मैंने जो टॉपिक पहले डाला हुआ है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जो बच्चे डेप्थ के अंदर एवोल्यूशन को स्टडी करना चाहते हैं दे कुड डू दैट। तो यहाँ पे देखो, जो पहले बार्टर सिस्टम होता था, सीसी इकोनॉमी होती थी, जिसमें कमोडिटी के बदले में कमोडिटी या चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन होता था। वहाँ पे पहले मनी यूज़ नहीं किया जाता था। तो जहाँ पे चीज़ों के बदले में चीज़ें हैं तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। और मतलब जैसे जैसे लगा कि उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हुए। बाद में धातु के मेटल जो थे वो भी इंट्रोड्यूस हुए, पेपर करेंसी भी साथ में आ गई। और आज का जो जमाना है दैट इज द प्लास्टिक मनी और ई मनी, जिसके अंदर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, या जैसे अब जो है डिजिटलाइज हो गया है, तो हम बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक खाते से दूसरी जगह जो है इलेक्ट्रॉनिकली फंड जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे चीजों के बदले में चीजों का लेन देन होता था। अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को सरप्लस गेहूं उगाना पड़ेगा, तो कि वो मैं दूसरे लोगों को गेहूं देके अपनी ज़रूरतों की चीज़, अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकूं। अगर मुझे कपड़ा चाहिए तो मुझे उसके बदले में जो है गेहूं देना पड़ेगा। अगर मुझे जूते चाहिए तो उसके बदले में मुझे चीज़ें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का होना बहुत एसेंशियल है, कि जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो कि जो जिसके पास क्या हो कि चावल हो और वो गेहूं लेना चाहता हो। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कह देते हैं, जहाँ पे कमोडिटी के बदले में कमोडिटी या गुड्स के बदले में गुड्स। तो ये बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो देखो, ऐसा व्यक्ति मिलना, अगर मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं चाहिए और वो मुझे चावल दे। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला बंदा ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। और उसी तरह क्या है कि वहां पे चीज़ों के बदले में चीज़ें, तो उनका मूल्य किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए वो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन आजकल क्या है कि मनी के अंदर बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रिज की कीमत कितनी है, ये लैपटॉप की कीमत कितनी है, बड़ी आसानी के साथ उसको मनी के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर हमने फ्यूचर के अंदर भुगतान करना है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था। और जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करना भी बहुत डिफिकल्ट होता था। मनी को तो हम बड़ी आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मनी? फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी। देखो, जो फिएट मनी है ये वो मुद्रा है जिसको सरकार की ऑर्डर या अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किया जाता है। इसके अंदर जितने भी इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं, जितने भी उनके पास नोट्स एंड कॉइन्स हैं, देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रुपीस है वो लीगली जो है टेंडर, जो लीगल करेंसी है वो रुपीस है। अगर हम रुपीस के अंदर किसी को भुगतान करते हैं तो वो उसको लेना पड़ेगा। तो रुपी जो है अनलिमिटेड टेंडर है, जो नोट्स एंड जो कॉइन्स हैं उसका लिमिटेड टेंडर है। तो यहाँ पे फिडुशियरी मनी जो होती है, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है, कि जो भुगतान करने वाला है और जो भुगतान लेने वाला है दोनों को आपस में ट्रस्ट है। जैसे चेक के द्वारा जो पेमेंट होती है वो फिडुशियरी मनी होती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट भी कह देती है कि अगर आपने 20,000 से ज़्यादा का भुगतान करना है तो दैट हैज़ टू बी डन थ्रू चेक। तो चेक जो है दैट इज ए फिडुशियरी मनी, जिसको जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। उसी तरह फुल बॉडीड मनी होती है जो है जिसके अंदर क्या होता है कि देखो, जब हम जैसे गोल्ड या सिल्वर की जो है सिक्के बने हुए हैं, तो जितना उसके ऊपर जो है वैल्यू लिखी हुई है उतना ही उसके अंदर धातु लगा हुआ है। तो वहां पे मनी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। अगर सिल्वर का कॉइन है तो उसके ऊपर 1 रुपया लिखा हुआ है, तो 1 रुपये का ही सिल्वर उसके अंदर यूज किया जाता है। ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर यूज किया जाता था। तो यहाँ पे उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी मनी वैल्यू।
और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो मनी वैल्यू है जो उसके ऊपर लिखी होती है, जिसके द्वारा हम चीज़ें जो है परचेज, सेल और परचेज करते हैं। कमोडिटी वैल्यू होती है कि उसके अंदर कितना धातु लगा हुआ है। तो जब हम गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कमोडिटी वैल्यू है और जो मनी है वो सेम होती है। और जब हम क्रेडिट मनी की बात करते हैं, जैसे आजकल के जो सिक्के हैं, जैसे उसके ऊपर 10 रुपए का लिखा हुआ है तो वहाँ पे 10 रुपए का धातु यूज नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू ऑफ मनी जो है ज़्यादा होती है, उसके अंदर उतनी कमोडिटी वैल्यू जो होती है वो कम होती है। और उसी तरह ही वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मनी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, देखो जो मुद्रा है दैट इज एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो वो मुद्रा के रूप में होता है। तो मुद्रा को एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारी लीगल करेंसी होती है उसके अंदर हम सेल और परचेज कर सकते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। और कल को अगर हमने चीज़ें आज खरीद ली बट फ्यूचर के अंदर भुगतान करना है तो वो मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। मुद्रा जो होती है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, जैसे हमारे देश के अंदर रुपीज है तो वो अनलिमिटेड उसकी टेंडर है, जो कॉइन्स है उसका लिमिटेड है। और यहाँ पे मनी जो है डेट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो जैसे मान लो कोई चीज मैंने परचेज करनी है तो उसका जो मूल्य होता है वो मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। मनी देखो क्या है, एक मीन है, एक एंड नहीं है। मुद्रा देके हम अपनी चीजें जो है परचेज करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो मनी जो है एक मीन है जिसके द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है वो एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी। जो मुद्रा का जो सप्लाई कितना होना चाहिए वो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, रेगुलेट करता है। कि जैसे इन्फ्लेशन है तो वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उस वक्त सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और अगर डिफ्लेशन है तो वो इसको एक्सपैंड कर देता है। देखो जो मनी है दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी का अर्थ होता है कि जिस चीज़ को हम बड़ी आसानी के साथ जो है कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और जिससे हम चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। तो जो मनी जो है डेट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, क्योंकि मनी देके हम कुछ भी खरीद और सेल कर सकते हैं। देखो मनी जो है डेट इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। मनी जो है इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मुद्रा के रूप में क्या है इसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो मनी जो है एक पर्दा नहीं है कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी जो है डेट इज एन इकोनॉमिक एजेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। और उसी तरह हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी जो है डेट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जब हम देखते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर लोगों के पास कितना मनी का टोटल स्टॉक है। तो सप्लाई ऑफ मनी ये आपने याद रखना है, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट रेफर टू द टोटल स्टॉक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्टॉक उन्होंने हेल्ड किया हुआ है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल अदर देन द सप्लायर ऑफ मनी। देखो जब भी हम सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करते हैं तो जो सप्लायर ऑफ मनी के पास स्टॉक होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। सप्लायर ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ द मनी विच इज हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो सप्लायर ऑफ द मनी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग बोथ द सेंट्रल बैंक। देखो यहाँ पे बेसिकली जो रिजर्व बैंक है, नोट इशूइंग अथॉरिटी है वो, और कमर्शियल बैंक जो कि डिमांड डिपॉजिट के द्वारा क्या है कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, जो वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। देखो यहाँ पे जो सप्लायर ऑफ द मनी है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है। आरबीआई जो है डेट इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी। आरबीआई जो है मिनिमम रिजर्व बेसिस पे क्या है कि करेंसी को इशू करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम रिजर्व जो होता है 200 करोड़ का होता है, और इसके अंदर क्या है कि गोल्ड जो है 115 करोड़ होना चाहिए। ये हमने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे गोल्ड जो है वो बैकिंग के लिए होता है, रिजर्व होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता। ये नहीं होता कि जो लोगों के पास करेंसी है उसको हमने गोल्ड में अंदर कन्वर्ट करना है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ चाहिए, जिसके अंदर 115 करोड़ जो है डेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड।
कमर्शियल बैंक जो है दैट इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द मनी सप्लाई। देखो जो सेंट्रल बैंक है वो तो नोट इशू करता है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती, वो मनी को सप्लाई करते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो है क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ये डिपॉजिट जो होते हैं दे सर्व एज ए सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि इनको हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मनी जो है दैट इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक मनी। गवर्नमेंट जो है दैट इज द थर्ड सोर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 1 रुपी नोट और जो करेंसी है उसको वो इशू करते हैं। और उसी तरह मनी की सप्लाई को हम किस तरह से मेजर करते हैं, 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। तो M1 जो है दैट मेजर्स द मनी सप्लाई, जिसके अंदर करेंसी विद द पब्लिक, demand deposit of the people with the commercial bank and other deposit with the RBI, demand deposit with RBI of public financial institution like NABARD, demand deposit with RBI of foreign central banks and governments, demand deposits of international financial institutions like IMF and World Bank। और उसी तरह देखो जो M1 है ये जो है नैरो मनी है, इट इंक्लूड्स ऑल द करेंसी नोट्स बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक on any given day. It includes all the demand deposits with all the banks in the country, both saving as well as the current account deposit। देखो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट, सेविंग और करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है लिए जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल अदर डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स विच आर केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो M1 है C रेफर टू द करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, जिसके अंदर पेपर नोट्स भी आ जाते हैं और कॉइन्स भी आ जाते हैं। DD जो है दैट इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, और इसके अंदर क्या है कि देखो जो करंट अकाउंट की सेविंग होती है वो भी आ जाती है, और इसके द्वारा जो चेकेबल डिपॉजिट जिनके अगेंस्ट हम चेक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। अदर डिपॉजिट जो है डिमांड डिपॉजिट विद द RBI और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे जो अदर डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI उसको हम इंक्लूड नहीं लेते, और उसी तरह डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI उसको हम इंक्लूड नहीं करते। और उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि नेट डिमांड एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है। देखो जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं इसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी होते हैं। तो जब हम नेट करते हैं तो नेट के अंदर जो है इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं होते, एक बैंक के दूसरे बैंक के अंदर जो है क्लेम्स नहीं होते। तो यहाँ पे जब हम जो M1 मेयर है तो इसके अंदर हम नेट डिमांड डिपॉजिट जो है दैट इज टेकन इनटू अकाउंट, इंटर बैंक क्लेम जो होते हैं वो नहीं लेते। और उसी तरह देखो जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं वो भी हम M1 के अंदर नहीं लेते। टर्म डिपॉजिट जो होते हैं जैसे हमने FDR करवा दी है तो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, तो वहाँ पे वो चेकेबल नहीं होते, उसको हम आसानी के साथ जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो नहीं लिए जाते इसके अंदर। और उसी तरह हम देखते हैं बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी क्या होती है। बैंक मनी जो है डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। और उसी तरह देखो जो हाई पावर्ड मनी होती है, सम टोटल ऑफ द करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द RBI। तो ये मॉनेटरी बेस भी इसको माना जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज M2, ये भी नैरो मनी है। इसके अंदर भी क्या होता है कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग को हम इंक्लूड करते हैं। और उसी तरह M3 और M4 जो होती है ये ब्रॉड मनी होती है। M3 जो है डेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द करेंसी नोट्स विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक, all demand deposit with the banks, deposit of all the banks with the RBI, net time deposit of all the banks in the country। तो इसके अंदर देखो जो M3 है इसके अंदर M1 भी आ जाता है और नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स भी आ जाता है। तो अगर हम M3 से क्या है कि मुद्रा की सप्लाई को मेयर करते हैं तो ये एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज को बताती है। M3 जो है ब्रॉड है, और उसी तरह जो M4 है दैट इज ऑल्सो द वाइडेस्ट मेयर ऑफ द मनी सप्लाई दैट RBI यूजेस। M4 भी जो है ब्रॉड मनी है। इसके अंदर भी क्या है कि M3 भी आ जाता है, और इसके अंदर भी क्या है कि टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं, और जिसके अंदर हम जो नेशनल सेविंग के अंदर जो लोगों की डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। और अगर हम देखें तो ये सबसे क्या है कि लीस्ट लिक्विड मेयर होती है।